हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आपकी हिमालय की ये फाइनल पार्ट है और इसमें जो हिमालय की कुछ बातें छूट गई थी, आज हम इसमें उनको कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहले मैं इनको जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ जो हिमालय की बातें हैं उनको बता दूँगा। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल, ये मैंने ऐसे बना दिया है बस थोड़ा सिंबल के लिए कि बस समझ जाए आप। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड का है। मैंने आपसे बोला था पहली क्लास में और दूसरी क्लास में भी कि आप एक भारत का मैप जरूर मंगवाएंगे अपने लिए। 20 रुपये का एक मैप आ जाएगा, आप उस मैप को ज़रूर रखें अपने पास, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा देश कहाँ है और कौन सा राज्य भारत का कहाँ है और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी लोकेशन कहाँ है, कौन से राज्य पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं, कौन से नहीं सटे हुए हैं। बेसिकली ये बता भी दिया था, लेकिन फिर भी आप पर एक मैप होना चाहिए जिससे कि आपको पता रहे। अब मैंने बोल दिया मेघालय, तो आपको बस पता होना चाहिए कि मेघालय यहाँ है। मैंने बोल दिया अरुणाचल, आपको पता होना चाहिए ये वाला क्षेत्र अरुणाचल का है। मैंने बोल दिया असम, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बीच में ये छोटा सा यहाँ असम है। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे मैंने कह दिया कि बताइए भारत की किस तरफ श्रीलंका है, तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका यहाँ है, तो आप बता देंगे तुरंत कि दक्षिण में है भारत के। मैंने कह दिया पाकिस्तान कौन सी साइड में है, तो आप बता देंगे आराम से पश्चिम में पाकिस्तान है। इस तरह से आपको मैप एक बेसिक समझ तैयार करता है और मैप से जब हम देखते हैं, जगहों को लोकेट करते हैं कौन सी जगह कहाँ है, तो एक अनुभव भी अच्छा होता है, उससे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि पूरा भारत देख चुके हैं हम, क्योंकि वो माइंड में ऐसा सेट हो जाता है। जैसे बता दिया चेन्नई, तो आपको पता चल जाएगा चेन्नई यहाँ है। मुंबई पता चल जाएगा मुंबई यहाँ है। कोलकाता पता चल जाएगा कोलकाता यहाँ है। तो मैप से क्या हुआ कि आपको हर जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनकी जानकारियाँ, आपसे कह दिया दिल्ली, आप बता देंगे आराम से दिल्ली यहाँ है। आगरा, आगरा यहाँ है, आराम से बताएंगे आप। कानपुर, कानपुर पहुँच जाएंगे यहाँ है। जब लोकेट्स आपको याद हो जाएंगी, और वो याद नहीं करनी है आपको, उनको बस डेली डेली एक एक दो बार देखना है, एक एक दो बार देखना है। और जब आप उसको देखेंगे कि ये जगह यहाँ पर है, तो अपने आप माइंड में सेट हो जाती है। तो आइए अपनी बात करते हैं। तो ये जो बना हुआ है ये उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड में मैंने ये बताया है कि फूलों की घाटी एक फेमस स्थल रह गया था। ये सवाल बना है कई बार, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और आप ये नोट में मेंशन करेंगे लिखकर फूलों की घाटी डैश उत्तराखंड, जिससे आपको ये याद भी रहे और इसकी लोकेशन भी पता रहे कि उत्तराखंड यहाँ है, तो फूलों की घाटी इस जगह पर है। एक और है चुम्बी घाटी, तो आप जानते ही हैं यहाँ सिक्किम है, तो चुम्बी की घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। चुम्बी की घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड और चुम्बी घाटी सिक्किम। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 4 पहाड़ियाँ बताई थी पहले, तो यहाँ अरुणाचल में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, तो वो आपको उनका लोकेशन याद रहना चाहिए, उनकी स्थिति याद रहनी चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे हम तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, और उन पहाड़ियों के नाम उसी की जनजाति के नाम पर हैं। फिर मैंने एक यहाँ 4 बताई थी कि पटकाई बूम अरुणाचल में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, और मणि पहाड़ी मिजोरम में, और मणि पहाड़ी मणिपुर में, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। तो ऐसे ही कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनके भी राज्य आपको याद होने चाहिए। ये बस सीधा सवाल बनेगा यहाँ से, आपसे कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा आपसे टाइगर हिल पहाड़ी किस राज्य में है, आप बता देंगे पश्चिम बंगाल में है। यहाँ है पश्चिम बंगाल आपका, यहाँ से लेकर ये छोटा सा यहाँ तक है, और पश्चिम बंगाल के इस वाले हिस्से को कहते हैं हम दार्जिलिंग। यही वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग कहलाता है। तो एक और बात यहाँ से क्लियर हुई है, टाइगर हिल दार्जिलिंग क्षेत्र में है पश्चिम बंगाल के। किस क्षेत्र में? दार्जिलिंग क्षेत्र में है। एक है राजमहल की पहाड़ियाँ,
ये पहाड़ियाँ हैं, ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये दो बस घाटियाँ हैं, तो मैंने इसीलिए घाटियों का जो आकार है थोड़ा अलग दे दिया है। तो टाइगर हिल पहाड़ी पश्चिम बंगाल और राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल, बहुत बार पूछे गए हैं ये दोनों सवाल। ये भी पूछा गया है चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम। ये भी पूछा गया है फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ी मिलेगी आपको यहाँ, ये मिकिर पहाड़ी है। एक मिलेगी इससे नीचे, ये रिंगमा पहाड़ी है। इससे एक और नीचे मिलेगी बराइल पहाड़ी, और ये तीनों पहाड़ियाँ असम में हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ असम में हैं और यही इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो पहले आपको मिकिर पहाड़ी मिलेगी, फिर रिंगमा पहाड़ी मिलेगी, फिर बराइल पहाड़ी मिलेगी, और तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, असम में हैं। इससे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी एक लेमाटोमा। लेमाटोमा मणिपुर में है, और मणि पहाड़ी भी मणिपुर में है। मणि पहाड़ी मणिपुर में है, और एक लेमाटोमा पहाड़ी है जो मणिपुर में है। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार पहाड़ियों से कि लेमाटोमा पहाड़ी किस राज्य में है, मणिपुर में। टाइगर हिल पहाड़ी किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। रिंगमा पहाड़ी किस राज्य में है, असम में। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है, असम में। बराइल पहाड़ी किस राज्य में है, असम में। आइए अब बची हैं ये तीन, 1 2 3, और इनके नाम हैं गारो, खासी, जयंतिया, और इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। ये कई बार पेपरों में आई हैं और इनका क्रम पश्चिम से पूर्व लगवा लेता है, पूर्व से पश्चिम भी लगवा लेता है। तो गारो, खासी, जयंतिया, या जयंतिया, खासी, गारो। और इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इन पर भी इन्हीं के नाम की जनजातियां निवास करती हैं। तो इन पहाड़ियों का नाम भी जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी का रखा गया था अरुणाचल में। तो इन पहाड़ियों का नाम भी इन पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर भी रखा गया है। अब ये मैंने लिखा नहीं कि जनजातियों के नाम पर रखा गया है, लेकिन बोला है तो आप इसको मेंशन कर लेंगे नोट्स में कि गारो, खासी, जयंतिया पर इन्हीं के नाम वाली जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो गारो पहाड़ी पर कौन सी जनजाति मिलेगी आपको, गारो। खासी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति मिलेगी आपको, खासी जनजाति। जयंतिया पहाड़ी पर कौन सी जनजाति मिलेगी आपको, तो जयंतिया जनजाति। तो गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। ये तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। ये तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। और इसमें ये खासी पहाड़ी की ये विशेषता है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग इसी पर स्थित है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी इसी के पास है। मौसिनराम जिसे आप कहते हैं, मौसिनराम है या मानिसराम है, ये दोनों जगह पास पास हैं। तो दोनों ही जगह खासी पहाड़ी पर हैं, दोनों ही जगह खासी पहाड़ी पर हैं। ठीक है, तो ये खासी पहाड़ी की विशेषता है कि ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, और उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, चेरापूंजी या मौसिनराम। ठीक है, किन्हीं किताबों में चेरापूंजी मिलेगा, किन्हीं किताबों में मौसिनराम मिलेगा, या मासिनराम, इन्हीं नामों से इसको जाना जाता है। तो ये तीनों पहाड़ियाँ आपकी क्लियर हुई। एक बार मैं इनको रिकॉल कर देता हूँ, तब आगे बढ़ेंगे। तो फूलों की घाटी कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में। चुम्बी घाटी कहाँ मिलती है, सिक्किम में। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में, और राजमहल की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में। मिकिर, रिंगमा और बराइल पहाड़ी असम में। लेमाटोमा पहाड़ी मणिपुर में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में, और खासी पहाड़ी पर शिलोंग मेघालय की राजधानी स्थित है, और इसी पर चेरापूंजी या मौसिनराम स्थित है, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग यहाँ 1400 सेमी वर्षा प्राप्त होती है, 1400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है यहीं से। और यहीं पर क्यों होती है, क्योंकि इसका जो आकार है इस पहाड़ी का, और ये जो जगह हैं वहाँ, ये बेसिकली ऐसे करके हैं,
ऐसे करके है और यहाँ पर है ये, और ये पहाड़ी है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा पर्वत है, ये पूरा पर्वत है। अब मानसून इधर से प्रवेश तो कर जाता है, जब ये प्रवेश करता है यहाँ, तो यहाँ पर ये पूरा पहाड़ है और ये रुका हुआ है स्थान, और जब रुका हुआ है तो हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती, ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होगा, और जैसे ही तापमान कम होगा तो जो वाष्प है वो बूंदों के रूप में बदल जाएगी, और बूंदों के रूप में बदल जाएगी तो बादल का निर्माण होगा, और वो पानी वहीं के वहीं नीचे ज़मीन पर वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इन हवाओं को, इन मानसूनी हवाओं को बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती, इसलिए ये ऊपर उठती हैं और ठंडा होकर वहीं बादलों का निर्माण करती हैं और वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। इसलिए ये सर्वाधिक वर्षा यहीं पर प्राप्त होती है। तो इतनी ये पहाड़ियों की बात की हमने। अब बात करेंगे, एक भूगोलविद्ता है सिडनी बोराट, एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बोराट। भूगोलवेत्ता का मतलब होता है, जैसे जिसको विज्ञान की जानकारी होती है अच्छी उसको वैज्ञानिक कहते हैं, जिसको गणित की जानकारी है अच्छी उसको गणितज्ञ कहते हैं। तो ऐसे ही जिन लोगों को भूगोल की अच्छी जानकारी होती है तो उनको भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो एक सिडनी बोराट व्यक्ति थे जो भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने हिमालय का जो विभाजन है, हिमालय का जो विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया है। सिडनी बोराट ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है। तो नदियों के आधार पर कैसे किया है, अब ध्यान से देखेंगे आप कि ये वाली जो मैंने ये रेड कलर से जो बनाई है ये नदियों को सिंबल दिया है, इसीलिए ये वाली जो आपको नदी दिख रही है ये वाली नदी है सिंधु नदी। ये वाली जो नदी दिख रही है, ये वाली जो नदी है ये है सतलज नदी। और सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का जो हिमालय है इसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सवाल बहुत बार आया है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, जो ये हिमालय है ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सतलज नदी से जब आगे बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी यहाँ, इस नदी को नाम दिया है काली नदी, और ये काली नदी भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। यहाँ उत्तराखंड है ये, तो लिखना चाहो लिख लो, ये भारत नेपाल की सीमा पर बहती है, ये भारत नेपाल की सीमा पर बहती है। तो सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का जो हिमालय है, सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का हिमालय है, इस हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई पेपरों में क्या आएगा। अब आपको पता है कि जो सतलज नदी है वो बेसिकली यहीं है, हिमाचल में प्रवेश करती है और पंजाब में से होकर ये पाकिस्तान में निकल जाती है। तो और ये वाली नदी काली नदी ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है, और अब वो हिमालय का जो ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है, ये नाम नहीं देगा, वो देगा कश्मीर हिमालय में स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, पंजाब हिमालय में स्थित है या नन। तो अब ये कॉमन सेंस लगाना है आपको कि काली नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है, कुमायूं, और उत्तराखंड का लोकेशन कहाँ है, यहाँ, और उत्तराखंड में मिलती है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कौन से हिमालय में हो जाएगी, कुमायूं हिमालय में हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? एक बार मैं फिर से रिकॉल करिए देता हूँ कि अब मान लो कि ये जो पंजाब से ऊपर है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, थोड़ा पंजाब में। अब आपसे पूछ लिया जाए कभी कि वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ है, तो वैष्णो देवी का मंदिर किस हिमालय में स्थित है, तो आप आराम से बता देंगे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का हिमालय वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है।
और सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप लिख लेंगे सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय डैश, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। नेक्स्ट लिखेंगे फिर सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय डैश, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक नदी है तीस्ता नदी। ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये तीस्ता नदी है। और ये जो नदी दिखाई दे रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको दिहांग नदी भी कहते हैं अरुणाचल में। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है सिंधु की सहायक है सतलज। सतलज किस में मिल रही है? सिंधु में जाकर। ऐसे ही तीस्ता किस में मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में आकर। तो तीस्ता नदी और काली नदी के जो बीच का हिमालय है ये वाला, इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, नेपाल हिमालय। बस आपको ध्यान रखने हैं ये दोनों, नेपाल हिमालय कहते हैं इसको। और जैसे ही हम तीस्ता नदी से आगे बढ़ेंगे तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का हिमालय है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल किए देता हूँ। मैं आपको इधर समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए एक बार मैं, क्योंकि इसको हटाऊंगा मैं। तो सिडनी बुराड एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। ये नोट कर लिया होगा आपने। एक दो पॉइंट लिख दिए थे मैंने, जैसे पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ये सवाल कई बार बना है, नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों, नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला दोबारा समझाऊंगा इधर, क्योंकि ये सवाल बनते हैं यहाँ से और थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया तो दिक्कत होगी। मान लो ऐसे एक कल्पना करके बस लिख लेते हैं कि ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये? सिंधु। ये सतलज। ऐसे है नहीं, बस समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ये काली नदी, काली। ये तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र। ऊपर ही लिख देना, ब्रह्मपुत्र। ये चार नदियां हैं, आपके समझाने के लिए हैं। अब मान लो कि हिमालय जो है वो, हिमालय ये पर्वत ऐसे है। ठीक है, तो सिंधु यहां से यहां तक के हिमालय को कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। यहां से यहां तक के हिमालय को क्या कहा जाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसको नेपाल हिमालय और इसको असम हिमालय। अब ये मुझे पता है, अब ये क्लियर हो गए होंगे। अब आप आराम से ऐसा एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा और आराम से याद हो जाएगा। ये सिंधु और सतलज के बीच का कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का असम हिमालय। ठीक है, हिमालय की लगभग सभी बातें हमने परीक्षा की दृष्टि से कवर कर ली हैं। और पढ़ाने में यदि कहीं भी, वैसे ऐसा संभव नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉइंट आपके लिए गलत न हो, लेकिन हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। तो हो सकता है कि कोई भी शब्द या कोई भी पॉइंट आपको यदि गलत पढ़ा दिया जाए और आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उसका जवाब तुरंत कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चले कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो हमने आपको गलत बता दिया हो। ठीक है, तो बस क्लास को आप शेयर कीजिए और अपने भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक क्लास को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।